हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन को, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। और इम्यूनाइजेशन में हमने अभी इन्फेंट को वैक्सीन दी है, और वैक्सीन के थ्रू इन्फेंट्स में हमने क्या किया है, इम्यूनिटी डेवलप करी है। साथ ही साथ में अपने प्रेग्नेंट वीमेंस को भी लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि प्रेग्नेंट वीमेंस में आप किस तरीके से वैक्सीन देते हैं। सो बच्चों, इस बात को कंटिन्यू करते हुए आगे हम देखेंगे, क्योंकि देखो आपको जब स्टार्टिंग मैंने करी थी इम्यूनाइजेशन के बारे में, जब मैंने बताया आप लोगों को, तो वहां अपन ने डिस्कस किया था कि आपके 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए टारगेट करके चला जाता है। तो ये 2 साल पे नहीं रुकता है बच्चे, एक्चुअली ये 15 साल तक भी आपको क्या होता है, वैक्सीन लगवानी पड़ती है। सो कुल मिला के अभी हमने 1 साल तक का जो 12 महीने का बच्चा है वहां तक हमने वैक्सीन के बारे में देखा है। सो अब आगे जो हमने इम्यूनाइजेशन का पार्ट पढ़ना है वो है आपका इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रंस। सो बच्चे कंटिन्यू करते हैं, देखिएगा क्लास को। रिसेंट क्लास में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं, तो उन चीजों के बारे में अभी तक आप जान चुके हैं। तो अब हमने कोशिश करनी है, देखो वेरी सिंपल, और ये है आपका इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस के लिए आपको क्या करना है, इम्यूनाइजेशन करना है बच्चे। चिल्ड्रन के लिए क्या करना है, इम्यूनाइजेशन करना है। तो बच्चे आप लोगों को पता है कि इम्यूनाइजेशन के अंदर यहाँ मैंने लास्ट टाइम जो बात करी थी, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि देखो जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनमें एट बर्थ BCG लगता है, हेपेटाइटिस बी लगता है, या फिर आप बात करें OPV का 0 डोज लगता है। उसके बाद में आपने OPV का फर्स्ट जो डोज था, फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज था, जिसको प्राइमरी डोज बोला, वो आपने दिया। उसके बाद में रोटा वायरस आपने दिया बच्चे को। उसके बाद में आपने IPV वैक्सीन दी। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि पेंटावेलेंट दी जाती है। पेंटावेलेंट के बाद में आपने मीजल्स वैक्सीन दिया है। मीजल्स के बाद में आपने बच्चे को मीजल्स के बाद में आपने बच्चे को जैपनीज एनसेफेलाइटिस दिया है। जैपनीज एनसेफेलाइटिस के बाद में आपने विटामिन A भी आपका जो बच्चा है उसको दिया है। अब बात यह आती है कि जैसे ही इन्फेंट से चिल्ड्रन में आपका बच्चा कन्वर्ट होता है, तो वहां पे आपको वैक्सीन कौन सी देने की जरूरत है। यहां मैं डिस्कस कर रहा हूं वापस से, देखो इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। यहां देखिएगा बच्चे, सिंपल सी बात है, सेम वही। देखो कौन कौन सी वैक्सीन देनी है, तो हमें सबसे पहले वैक्सीन के नाम के बारे में जानना है। फिर वही बात है, वैक्सीन के नाम के बाद में आपको मैंने बोला कि कब वैक्सीन दी जाती है, तो व्हेन गिवन, आपने वैक्सीन कौन सी देनी है, उसको किस टाइम पे देना है। नेक्स्ट बात करी थी मैंने मैक्सिमम एज ऑफ वैक्सीन गिवन, कि आप एक वैक्सीन को कब तक दे सकते हैं। उसके बाद में अपन ने बात करी थी बच्चे डोज के बारे में, कि कौन सा डोज, कितना डोज देना है, 1 ml देना है, 0.5 ml देना है, 0.1 ml देना है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, जो आपने वैक्सीन यूज करी है उस वैक्सीन को कहीं डाइल्यूट करने की तो जरूरत नहीं है, और डाइल्यूट अगर करना है तो आपको सॉल्यूशन कौन सा काम में लेना है बच्चे। उसके बाद में मैंने बोला कि आपको उसी वैक्सीन को रूट कौन सा यूज करना है, क्योंकि देखिएगा कहीं ना कहीं अब जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे, और कहीं ना कहीं या तो आप CHO की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बच्चे, या फिर आप हो सकता है आपके गोल कुछ ज़्यादा बड़े हों, तो ज़्यादा बड़े में आप नर्सिंग अधिकारी बनना चाह रहे हो, नर्सिंग ऑफिसर बनना चाह रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप काम करना चाह रहे हो। तो हर एक हॉस्पिटल में, क्योंकि कम्युनिटी में क्या होता है, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको सीवियर जो बीमारियां हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए हमने कहीं ना कहीं उनमें इम्यूनिटी डेवलप करना रहता है, और वो इम्यूनिटी जो देनी होते हैं हमने कहीं ना कहीं वैक्सीन के साथ में देना रहता है। सो हर एक हॉस्पिटल में एक इम्यूनाइजेशन एक रूम बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी ड्यूटीज, इम्यूनाइजेशन जो सेंटर होता है आपके हॉस्पिटल का, वहां पे आपकी ड्यूटीज लगती है। सो यहां मैं बात कर रहा हूं, जब भी आपकी इम्यूनाइजेशन सेंटर पे ड्यूटीज लगती हैं तो एटलीस्ट आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। यहां मैंने लास्ट जो बात करी थी वो विटामिन A के बारे में बात करी थी। विटामिन A के बाद में अगर मैं बात करूं चिल्ड्रंस की, तो चिल्ड्रन में यहाँ DPT वैक्सीन दी जाती है बच्चे, और DPT का कौन सा डोज दिया जाता है, तो ध्यान रखना है DPT का बूस्टर डोज दिया जाएगा बच्चे, और बूस्टर डोज भी जो DPT का दिया जाता है वो फर्स्ट बूस्टर दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज दिमाग में आपको रख लेनी है, क्योंकि देखिएगा लास्ट टाइम जब आपने इन्फेंट में DPT की वैक्सीन जो दी थी वो पेंटावेलेंट वैक्सीन के रूप में दी थी। अगर मैं बात बोलना चाहूं कि पेंटावेलेंट जो वैक्सीन थी वो 5 वैक्सीन से मिलकर आपने एक ही क्या किया है, टीका लगाया था। तो 5 वैक्सीन वहां पे डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस की एक वैक्सीन वो थी।
क्योंकि तीनों वायरस के अगेंस्ट में थी। उसके बाद में मैंने बात करी थी हेपेटाइटिस बी और हिब वैक्सीन, HIV हिब वैक्सीन। इन पांचों बीमारियों को मिला के आपने पांचों का टीका एक ही बार में जो दिया था उसको पेंटावेलेंट बोला जाता है। लेकिन रिसेंट क्लास में मैंने आपको यह भी बोला था बच्चे कि पेंटावेलेंट जो वैक्सीन होती है उसका कोई बूस्टर डोज नहीं होता है, इसलिए आपको डीपीटी को अलग से लगाना पड़ेगा अगर आपको डीपीटी का बूस्टर डोज देना है तो। आई होप इतना आप समझ रहे होंगे। इस वजह से हमने क्या करना होता है, डीपीटी को अलग से बूस्टर डोज में काम में लेना होता है। और ये जो डीपीटी का बूस्टर डोज दिया जाता है 16 से 24 मंथ्स पे दिया जाता है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीपीटी का बूस्टर कौन सा है, फर्स्ट बूस्टर है। ध्यान रखना डीपीटी जो वैक्सीन है इसके 2 बूस्टर डोज लगते हैं, लेकिन पहला बूस्टर डोज का अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो 16 से 24 मंथ पे लगती है बच्चे। कब तक आप डीपीटी लगा सकते हैं, तो टिल 7 ईयर ऑफ एज तक आप डीपीटी का बूस्टर आप बच्चे में लगा सकते हैं। डोज कितना लगाया जाता है, डोज 0.5 ml लगाया जाता है बच्चे। अगर डाइल्यूशन पूछे तो आप बोल देंगे कि किसी प्रकार के डाइल्यूशन की जरूरत नहीं होती है। तो अधिकारी साहब आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब आप वैक्सीन लगा रहे हैं, डीपीटी का बूस्टर लगा रहे हैं, तो डीपीटी जो वैक्सीन है हमेशा हमेशा IM दी जाती है, इंट्रामस्कुलर दी जाती है बच्चे, इंट्रामस्कुलर दी जाती है। क्योंकि बच्चा अभी 24 मंथ का ही है तो अभी तक वो क्या है, अभी भी आपका जो बच्चा है उसके अंदर आपको जो वैक्सीन लगानी है वो एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, जो आपकी थाई है, बच्चे की जो थाई है उसके एंटीरियो लेटरल साइड में क्या करना है, इस वैक्सीन को इंजेक्शन के रूप में लगाना है। और लेग कौन सी साइड वाली लेनी है काम में, लेफ्ट लेग लेनी है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाएगी वैसे ही आपको इस साइड को चेंज कर देना होगा, क्योंकि बच्चों में आपको पता भी है यहां जो मसल काम में ली जाती है वो वास्टस लैटरलिस मसल काम में ली जाती है बच्चे। ये वास्टस लैटरलिस में आपने क्या करना रहता है, एंटीरियो एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई में आपने यहां पे वैक्सीन लगानी रहती है बच्चे। इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बूस्टर डोज जो आपने पहला लगाया है डीपीटी का, इसके बाद में नेक्स्ट आपको वैक्सीन कौन सी लगानी रहती है बच्चे, सेम ध्यान रखिएगा। डीपीटी का जो बूस्टर डोज लगता है इसके बाद में आपको चिल्ड्रंस के अंदर नेक्स्ट जो वैक्सीन लगानी रहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को। अब हमने वैक्सीन जो लगानी है वो लगानी है मीजल्स की वैक्सीन। और मीजल्स की आप सब बच्चों को पता है कि रिसेंट क्लास में जो आपने देखा है, रिसेंट लेक्चर के साथ में, वहां आपने मीजल्स का पहला डोज इन्फेंट को लगा दिया था। और कब लगाया था, 9 मंथ पे लगाया था। तो कुल मिला के जब पहला डोज चला गया है बच्चे, तो अब आपको सेकंड डोज देने की जरूरत है। तो यहां जो मीजल्स का अब वैक्सीन लगेगा, मीजल्स की कौन सी डोज लगेगी बच्चे, सेकंड डोज लगेगी। सो कब लगेगी ये सबसे जरूरी है समझना, लगेगी कब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 16 से 24 साल की जब उम्र हो जाए, सॉरी मंथ्स की जब उम्र हो जाएगी बच्चे की, तो 16 से 24 मंथ की एज में आप बच्चे को क्या दे देंगे, मीजल्स का सेकंड डोज दे देंगे। यहां अगर बात करी जाए मीजल्स वैक्सीन को कब तक आप दे सकते हैं, तो टिल 5 ईयर ऑफ एज तक आप बच्चे में मीजल्स का सेकंड डोज लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर स्टैंडर्ड टाइमिंग पूछा जाए सेकंड डोज, तो 16 से 24 मंथ पे सेकंड डोज ऑफ मीजल्स लगेगा। यहां बात करी जाती है बच्चे की, आपको बच्चे को डोज कितना देना है, तो 0.5 ml देना रहता है। डाइल्यूशन आपसे पूछा जाता है तो इसलिए आपको समझना है, मैंने रिसेंट लेक्चर में भी आपको बताया बच्चे कि मीजल्स की जो वैक्सीन आती है ये कैसी आती है, पाउडर फॉर्म में आती है। और जो वैक्सीन पाउडर फॉर्म में आती हैं उन वैक्सीन को हमने डाइल्यूटेंट की जरूरत पड़ती है। तो डाइल्यूशन के लिए आपको सॉल्यूशन कौन सा काम में लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंट लेक्चर में आपको बताया भी है मैंने। तो स्टेराइल वाटर काम में लिया जाता है बच्चे, स्टेराइल वाटर काम में लिया जाता है, पहली बात।
अगर ऑप्शन में स्टेराइल वाटर नहीं आता है तो आपको आंसर क्या करना है? जी हाँ, अगर स्टेराइल वाटर अगर आपके सामने नहीं आता है ऑप्शन में बच्चे, तो आपको डबल डिस्टिल वाटर ऑप्शन में देखने को मिलेगा, डबल डिस्टिल वाटर देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखो, कुछ बच्चों के मन में यह भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्टेराइल वाटर और डबल डिस्टिल वाटर दोनों मिलते हैं। तो मैंने रिसेंट लेक्चर में बच्चे आपको बताया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो दी जाती है आपके स्टेराइल वाटर को। ये प्रीफर्ड सॉल्यूशन होता है आपकी मीजल्स की वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए। यहां अगर आपसे पूछ लिया जाए रूट कौन सा यूज करना होता है, तो ध्यान रखना है मीजल्स हमेशा हमेशा सबक्यूटेनियस रूट से लगती है बच्चे। सबक्यूटेनियस जो आपकी लेयर होती है, सबक्यूटेनियस लेयर में आपका मीजल्स का वैक्सीन लगता है। कितने डिग्री एंगल पे लगता है? 45 डिग्री एंगल पे लगता है। आई होप आप इतना समझ पा रहे होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइट कौन सी यूज करनी है बच्चे, किस जगह पे लगाना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट अपर आर्म पे आप क्या करेंगे? मीजल्स की वैक्सीन को सबक्यूटेनियसली बच्चे के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। आई होप इतना आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगर बात करी जाए इसके बाद में नेक्स्ट वैक्सीन कौन सी यूज करनी है, सो वेरी सिंपल, ध्यान रखना है मीजल्स की जब सेकंड डोज दे दी जाती है तो फिर आपने को जो वैक्सीन देनी है वो देनी है बच्चे को ओपीवी का बूस्टर डोज। ओरल पोलियो वैक्सीन का अब अपने को क्या करना पड़ेगा? बूस्टर डोज देना पड़ेगा। ओरल पोलियो वैक्सीन को आपको पता है ऑल्सो नोन एज साबिन वैक्सीन, ध्यान रखना है ये साबिन वैक्सीन के नाम से भी आती है। अब बात मैं कर रहा हूं ओपीवी का डोज कौन सा देना है, तो बच्चे ध्यान रखना है ओपीवी का बूस्टर डोज देना है। मैंने आपको रिसेंट लेक्चर में बताया था कि ओपीवी का एक तो 0 डोज लगता है, एट बर्थ लगता है, उसके बाद में ओपीवी का फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज लगते हैं। वो लगते हैं कंटिन्यूअसली 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक पे। अब कुल मिला के आपको समझ में आया होगा कि 0 डोज को काउंट करोगे तो 0 और 3 डोज आपके 6, 10 और 14 वीक पे, तो कुल मिला के 4 डोज। 4 के बाद में ये जो डोज दिया जा रहा है बूस्टर डोज, ये कौन से नंबर का डोज है? 5th नंबर का डोज है। ध्यान रखना है कब दिया जाएगा? 16 से 24 मंथ की एज पे दिया जाएगा बच्चे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब तक आप ओपीवी दे सकते हैं? वेरी गुड, ध्यान रखना है टिल 5 ईयर ऑफ एज। बच्चे ध्यान रखना है 5 साल की उम्र तक आप ओपीवी का बूस्टर डोज बच्चे में लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं कि आपने डोज तो लगाना है लेकिन कितना लगाना है। यहां डोज की बात आए तो पोलियो ओरली जब दिया जाता है तो अमिताभ बच्चन वाला वो प्रोग्राम का एड टीवी पे जो आता था उसमें बार बार बोला जाता था 2 बूंद जिंदगी की। तो ध्यान रखना ओपीवी वैक्सीन ओरली जो पिलाई जाती है वो 2 बूंद जिंदगी की बच्चे को दी जाती है। तो कितनी ड्रॉप देनी है? 2 ड्रॉप्स देनी है बच्चे, याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए कि आप जो वैक्सीन यूज कर रहे हो उसको किसी में डाइल्यूट करने की जरूरत है क्या, तो नो डाइल्यूशन नीड, किसी प्रकार के आपको डाइल्यूशन की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाता है बच्चे ध्यान रखना है रूट कौन सा यूज करेंगे? भाई 2 बूंद जिंदगी की माउथ से ही पिलाते, मुंह से पिलाते, कोई नाक से पिला देता है क्या? नहीं। कोई कान से पिला देता है क्या? नहीं। कुल मिला के आपको ओपीवी जो देनी है 2 बूंद जिंदगी की जो पिलानी है वो ओरली पिलानी है। तो रूट क्या हो गया आपका? ओरल। अगर बात करें साइट की तो माउथ में ही देते हो, तो माउथ में जब आप ड्रॉप पिला रहे हो तो साइट एग्जैक्ट क्या हो जाती है आपकी? माउथ। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं बच्चे, इसके बाद में आपको जब वैक्सीन देने की नीड होती है वो देनी होती है आपको जैपनीज एनसेफेलाइटिस। ध्यान रखना है जैपनीज एनसेफेलाइटिस, जैपनीज एनसेफेलाइटिस, एनसेफेलाइटिस बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत होती हैं। आपको पता है जैपनीज एनसेफेलाइटिस का जो पहला डोज है वो 9 से 12 महीने पे लग गया था। तो कुल मिला के अब जो डोज लगेगा वो कौन सा डोज लगेगा बच्चे? सेकंड डोज लगेगा जैपनीज एनसेफेलाइटिस का। आपसे पूछा जाएगा कब लगेगा, तो याद रखना 16 से 24 मंथ की एज पे लगेगा बच्चे।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जापानीज एनसेफेलाइटिस को कब तक लगा सकते हैं, टिल 15 ईयर ऑफ एज तक आप इस वैक्सीन को लगा सकते हो। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि 16 से 24 के बीच में क्यों लगाना है, क्योंकि ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में दिया हुआ है, आप 15 साल तक इसको लगा सकते हो, लेकिन एक अच्छा जो टाइम माना जाता है वो 16 से 24 वीक माना जाता है बच्चे। आई होप इतना आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाता है कि डोज कितना यूज करना है, तो 0.5 ml जापानीज एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन दी जाती है बच्चे। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी प्रकार के डाइल्यूशन की नीड होती है क्या, जी हाँ, क्योंकि जापानीज एनसेफेलाइटिस की जो वैक्सीन आती है, ये वैक्सीन आप सब लोगों को पता है पाउडर फॉर्म में आती है, और जब पाउडर फॉर्म में आती है कोई भी वैक्सीन तो उसको हमने डाइल्यूट करने की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आप एक बहुत कॉमन इंजेक्शन लगाते हैं, सेफ्ट्रैक्सोन। सेफ्ट्रैक्सोन क्या होता है, पाउडर फॉर्म में आता है, उसके साथ में एक पाउच आता है, एक पानी की छोटी सी डिब्बी आती है, उसमें स्टेराइल वाटर होता है बच्चे, आप उसको मिक्स करके क्लाइंट को लगा देते हो। उसी प्रकार ये जो वैक्सीन होती है पाउडर फॉर्म में आती है, इसको भी क्या करना पड़ता है, डाइल्यूट करना पड़ता है। यहां डाइल्यूट की बात आएगी तो यहां जो सॉल्यूशन आपने काम में लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ये थोड़ा सा अजीब सा सॉल्यूशन, इसको बोला जाता है फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन ये आपकी वैक्सीन के साथ में ही आता है, आपको यही सॉल्यूशन काम में लेना रहता है। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन आपसे जरूर कर सकता है, बहुत जरूरी, बेहद जरूरी क्वेश्चन है। समझ रहे हैं मेरी बात को, यस और नो। फॉस्फेट बफर एक सॉल्यूशन आता है, उसके अंदर आपको जापानीज एनसेफेलाइटिस को डाइल्यूट करना रहता है। नेक्स्ट, आपसे पूछा जाता है कि रूट कौन सा यूज करते हैं, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, सबक्यूटेनियस रूट से लगती है बच्चे, सबक्यूटेनियस रूट से ध्यान रखना है, रूट कौन सा यूज करना है, सबक्यूटेनियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ध्यान रखना। यस, अगर पूछ लिया जाए साइट क्या रहेगी, तो ध्यान रख लीजिएगा, साइट जापानीज एनसेफेलाइटिस के लिए लेफ्ट अपर आर्म ही यूज करते हैं। आप बोलोगे कि सर बीसीजी के लिए भी करते हैं क्या, दोनों वैक्सीन लगा सकते हैं बच्चे, बिल्कुल लगा सकते हैं। आपकी जो बीसीजी की वैक्सीन लेफ्ट अपर आर्म पे लगती है वो इंट्राडर्मल लगती है बच्चे, और जापानीज एनसेफेलाइटिस जो लगाओगे आप बच्चों, ये लगाओगे सबक्यूटेनियस रूट से। ये जो डायरेक्ट वैक्सीन जा रही है ये सबक्यूटेनियस लेयर में जाती है, 45 डिग्री एंगल पे लगता है ये, और इंट्राडर्मल जो लगता है वो 15 डिग्री एंगल पे लगता है, वो डर्मिस लेयर के अंदर लगता है। आई होप अब आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। सो कुल मिला के लगेगा कहां, लेफ्ट अपर आर्म के अंदर आपको क्या करना है, ये वैक्सीन लगा देनी है बच्चे। नेक्स्ट, अगर वैक्सीन आपसे पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो जापानीज एनसेफेलाइटिस के बाद में वैक्सीन लगाई जाती है बच्चे, वो लगाई जाती है विटामिन ए का 2nd से 9th डोज। किस तरीके से लगाएंगे मैं यहां समझा देता हूं। वैक्सीन नेक्स्ट जो लगेगी वो लगेगी विटामिन ए की वैक्सीन लगेगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया बच्चे कि विटामिन ए की जो टोटल डोज लगती है वो 9 डोज लगती हैं बच्चे। किस तरीके से लगती हैं, फर्स्ट जो डोज लगी है वो मीजल्स वैक्सीन के साथ में 9 मंथ पे लगी थी। तो कुल मिला के अब आपको जो दूसरा डोज लगाना है, 2nd से 9th जो डोज लगाना है क्लाइंट के अंदर, बच्चे के अंदर, ये पहली जो वैक्सीन 9 मंथ पे लगी थी उसके जस्ट 6 मंथ बाद में आपको 2nd डोज देना है, उसके 6 मंथ बाद में फिर आपको 3rd देना है, उसके 6 मंथ पे आपको 4th देना है, उसके 6 मंथ पे 5th, उसके 6 मंथ पे 6, उसके 6 मंथ पे 7th, और उसके 6 मंथ पे 8, और उससे 6 मंथ पे 9th डोज। इस प्रकार से ये 6-6 महीने पे 5 साल तक टोटल जो डोज लगेंगे 2nd से 9th तक ये लगेंगे टोटल 8 डोज। और इससे पहले आपने 9 मंथ पे लगाया था तो 8 और 1 कितने हो गए बच्चे, 9 डोज हो गए। इस प्रकार से आपकी जो विटामिन ए है उसके टोटल 9 डोज लगाए जाते हैं। बात आती है कि कितने मंथ्स पे लगाओगे, तो ध्यान रखना है 2nd डोज जो लगता है बच्चे ये लगता है 16th मंथ पे। बच्चे की उम्र जब 16 महीने की हो जाती है तो आपको 2nd डोज लगाना है। देन आफ्टर एवरी 6 मंथ, every 6 month up to 5 year,
आई होप समझ में आया होगा। पहली वैक्सीन लगी उसके 6 महीने बाद में 16 मंथ पे जो वैक्सीन लगी है वो सेकेंड डोज है। फिर 16 के बाद में फिर 6 महीने पे लगेगी, फिर 6 महीने पे, फिर 6 महीने पे, ऐसे करके ये 5 साल तक डोज लगता है विटामिन ए का। आई होप इतना समझ पाए होंगे। अब बात ये आती है कब तक, अभी मैंने बोला कितने साल तक, टिल 5 ईयर ऑफ एज तक बच्चे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब बात ये आती है कि जो पहला डोज लगाया था सर वो हमने 1 ml लगाया था, तो अब कितना लगाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो डोज लगेगा सेकेंड डोज से 9th डोज तक, अब ये डोज 1 ml नहीं लगेगा, अब ये डोज जो लगेगा 2 ml लगेगा बच्चे। या फिर आपसे पूछा जा सकता है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो 2 ml के रूप में भी पूछा जा सकता है बच्चे। आई होप इतना आप समझ पा रहे होंगे। आपसे नेक्स्ट पूछा जाता है कि रोटा वायरस को कहीं हमने डाइल्यूट करने की जरूरत होती है क्या? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं होती है बच्चे, क्योंकि ये ऑलरेडी एम्प्यूल में आती है, लिक्विड फॉर्म में आती है, तो नो डाइल्यूशन नीड, किसी प्रकार के कोई डाइल्यूशन की हमें यहां पे जरूरत नहीं है। वैक्सीन का रूट क्या रहता है बच्चे? ओरली दी जाती है, आप सब लोगों को पता है। रिसेंट लेक्चर में मैंने बताया था कि रोटा वायरस को हमेशा हमेशा ओरल देते हैं। साइट क्या यूज करते हैं भाई? ओरली दोगे तो ऑब्वियसली माउथ में ही पिलाना है। नर्सिंग अधिकारियों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों, ये चीजें ध्यान रख के माइंड में चलना है। आई होप इतना समझ पा रहे होंगे। मैंने रिसेंट लेक्चर में ये भी बोला था आपको कि जो रोटा वायरस है बच्चे में होने वाले सीवियर जो डायरिया है उसके अगेंस्ट में लगाई जाती है, लेकिन वो सीवियर डायरिया होना किसकी वजह से चाहिए? रोटा वायरस की वजह से होना चाहिए। ये बात मैंने रोटा वायरस के बारे में बताई थी, क्योंकि वो वैक्सीन भी कैसे दी जा रही थी? ओरली ही दी जा रही थी, 5 ड्रॉप दी जा रही थी। यहां मैंने विटामिन ए की बात करी है, ये भी ओरल दी जाती है। इसके अलावा एक जो वैक्सीन होती है वो होती है आपकी ओपीवी। ये 3 वैक्सीन जो होती है टोटल कुल मिला के, इनको आपको ओरल ही क्लाइंट को देना होता है, तो 3 ओरल आपको पिलानी होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कितनी वैक्सीन को ओरल ही दे सकते हैं, तो आपको पहला याद होना चाहिए ओपीवी, दूसरा रोटा वायरस, और तीसरा कौन सा है? आपका विटामिन ए। आई होप इतना आप समझ पाए हो। विटामिन ए की बात करी जाए तो सेकंड से 9th डोज कुल मिला के ये 8 डोज लगेंगे 2-2 ml के, तो 8 दूनी 16 ml तो ये हो गया है, और फर्स्ट डोज जो लगा था 9 मंथ पे उसमें दिया था 1 ml, तो कुल मिला के आप जो टोटल विटामिन ए क्लाइंट को पिलाते हो वो पिलाते हो 17 ml या फिर 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट इन ए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। आई होप इतना आप समझ पाए होंगे बच्चे। नेक्स्ट अगर वैक्सीन की बात करता हूं मैं, यहां पे ध्यान से समझ लीजिएगा। अब जो अगली वैक्सीन लगेगी बच्चे, नेक्स्ट वैक्सीन लगेगी आपकी डीपीटी बूस्टर डोज। अब आप बोलोगे सर डीपीटी का बूस्टर डोज तो हमने पहले ही लगा दिया। नहीं बच्चे, अब ये जो डीपीटी का बूस्टर डोज है ये सेकंड बूस्टर डोज लग रहा है। कौन सा लगा है बच्चे? ये सेकंड लगा है। पहला बूस्टर डोज जो लगा था वो लगा था 16 से 24 महीने पे। कुल मिला के अब जो बूस्टर डोज लगाया जा रहा है ये डीपीटी वैक्सीन का सेकंड बूस्टर है। जब जब बात आती है डीपीटी की तो आपको समझ लेना है ये स्टार्टिंग का जो डीपीटी का डोज लगा था 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक पे लगा था, वो पेंटावेलेंट वैक्सीन के रूप में लगा था। मैं बार बार ये रिवाइज करवा रहा हूं बच्चे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेगा। वो पेंटावेलेंट के रूप में लगा था, लेकिन आप पेंटावेलेंट का बूस्टर डोज नहीं लगा सकते क्योंकि मार्केट में पेंटावेलेंट का बूस्टर डोज नहीं है, इसलिए आपको अलग से डीपीटी वैक्सीन के बूस्टर डोज देने पड़ेंगे बच्चे। इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, देखो डीपीटी का जो बूस्टर सेकंड जो लगेगा, ध्यान रखना है बच्चे, 5th to 6th ईयर ऑफ एज पे लगता है। जब बच्चा 5 से 6 साल का हो जाएगा तो आपको डीपीटी का सेकंड बूस्टर डोज देना है बच्चे। मैंने बोला था कब तक दे सकते हैं? टिल 7 ईयर ऑफ एज तक दे सकते हैं।
तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर 7 साल तक दे सकते हैं, तो आप 5-6 पे क्यों लगवा रहे हो, 7 पे क्यों नहीं लगवा रहे? मैं मना नहीं कर रहा, आप 7 पे दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का जो चार्ट प्रिपेयर किया गया है नेशनल इम्यूनाइजेशन के तहत, उसमें जो स्टैंडर्ड टाइमिंग बताया गया है वो 5 से 6 साल तक ही बताया है। तो आपको यही यूज करना है, यूज कर सकते हो आप, 7 साल तक दिला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात आती है डीपीटी लगता कितना है, 0.5 ml लगता है बच्चे। अब बात आती है कोई डाइल्यूशन की नीड होती है कि नो डाइल्यूशन नीड, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि दी कैसे जाती है, आईएम दी जाती है, सबको पता है, इंट्रामस्कुलर दी जाती है बच्चे। इज दैट क्लियर और नोट? यस, इंट्रामस्कुलर दी जाती है। आपसे ये पूछा जाएगा कि साइट कौन सी। देखो अब बच्चा नहीं रहा है, अब बच्चा बड़ा हो गया, 5 से 6 साल का हो गया है। अब आपको वास्टस लेटरलिस में लगाने की जरूरत नहीं है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई में लगाने की जरूरत नहीं है। तो कहां लगाओगे बच्चों, ध्यान रखो, आप अब बच्चे की अपर आर्म में लगा सकते हो। तो कुल मिला के अपर आर्म की जो आपकी मसल्स हैं, अपर आर्म की जो मसल्स हैं अब क्या हो गई हैं, अच्छे से डेवलप हो गई है, क्योंकि बच्चा नहीं रहा है, बच्चा 5 से 6 साल का बच्चा हो गया है। आई होप इतना समझ पा रहे होंगे। लेकिन आप ये पूछोगे कि सर अपर आर्म तो ठीक है, राइट में लगाओगे क्या लेफ्ट में? चलो लेफ्ट में लगा दो, क्योंकि नॉन डोमिनेंट हैंड का ज्यादातर यूज किया जाता है बच्चे। आई होप इतना आप समझ पा रहे होंगे। वैक्सीनेशन और या फिर मैं इम्यूनाइजेशन चार्ट की बात करूं तो आपके इम्यूनाइजेशन चार्ट का लास्ट जो वैक्सीन लगती है वो लगती है बच्चे, ध्यान रखना है, टीटी की वैक्सीन लगती है, टिटनस टॉक्सोइड की वैक्सीन लगती है बच्चे। अब ये लगती कब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। कोई लोग इसको 15 साल पे बताते हैं, कोई लोग बताते हैं इसको 12 साल पे लगवा लीजिए, कोई 13 पे बताते हैं, कोई 10 पे बताते हैं, कोई 16 पे बताते हैं। जी हाँ बिल्कुल, 10 से 16 साल तक के जब एज हो जाती है बच्चे की, 10 से 16 साल तक जब एज हो जाती है, तो आपको 16 साल तक इसको क्या करना है, इस टीटी के लास्ट जो फाइनल आपका डोज है, लास्ट जो वैक्सीन है, इसको लगवा लेना चाहिए 10 से 16 साल की उम्र में। कब तक लगा सकते हैं भाई? 16 साल तक लगा सकते हैं, आपको पता है एग्जैक्ट इसका टाइम ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन लगती है आपके 10 साल से 16 साल के बीच में। आपसे पूछा जाता है टीटी वैक्सीन लगती कितनी है भाई? 0.5 ml लगती है। अरे भाई जब आप जाते थे, जब आपको लग जाती थी, रोड पे जा रहे थे, गिर गए बाइक से, रोड पे जा रहे थे, पीछे से ठोक दिए गए, रोड पे जा रहे थे, आगे से ठोक दिए गए। जब आगे पीछे अगल बगल से ठोक दिया जाता है तो इंसान रोड पे गिर जाता है, छिल जाता है, कट जाता है, कट लग गया, ये हो गया। ऐसे में जब कट वट लग जाते हैं तो जब हॉस्पिटल में आपको ले जाया जाएगा तो सीधा सीधा जाते ही सबसे पहले कुछ नहीं, एक इंजेक्शन लोड करके लाते हैं 0.5 ml का, और वो इंजेक्शन कोई और नहीं, वो टीटी का इंजेक्शन होता है बच्चे। अब समझ में आ रही होंगी चीजें। तो ये टीटी का जो डोज लगता है वो 0.5 ml का ही लगता है। जब आपको चोट लग जाती थी, आपसे पूछता था नर्सिंग ऑफिसर आके कि कुल्ले में लगवाएगा या फिर हाथ में लगवाएगा, तो आप राजी होके सबसे पहले भाई साहब मेरे को तो हाथ में लगा। तो क्यों? क्योंकि सर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है अगर बटक्स में लगवाएंगे। तो कोई बात नहीं भाई, हाथ में लगा ले। ये लो, साइट आपको पता लग गई है, अपर आर्म में लगा सकते हो आप। अब बात ये आती है कि रूट कौन सा होता है? अपर आर्म में इंट्रामस्कुलर लगता है। जब आपके बटक्स में लगा देगा कोई तो वहां मसल ही तो होती है, तो कुल मिला के इंट्रामस्कुलर लगता है टीटी। अब बात ये आती है कि कोई डाइल्यूट करने की जरूरत होती है क्या? कोई जरूरत नहीं होती। आप देखा करो टीटी वैक्सीन की जो वाइल होती है उसमें लिक्विड फॉर्म में ड्रग होती है, तो नो नीड ऑफ डाइल्यूशन, किसी प्रकार को डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है आपके टीटी वैक्सीन को। आई होप इतना समझ पाए होंगे वैक्सीन के बारे में आप। ये था आपका इम्यूनाइजेशन चार्ट। अब मैंने प्रेग्नेंट वीमेन के बाद में इन्फेंट से आपको चिल्ड्रन, तीनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, कौन वैक्सीन किस समय पे किस हिसाब से कितने डोज के रूप में कहां पे लगेगी। आई होप इतना समझ पाए हैं बच्चे आप। अब मैं बात करता हूं, देखो सारी चीजें सही हैं सर, आप हमें एक चीज बताइए कि आप जो बोल रहे हो बार बार प्राइमरी डोज, जी हां मैं बोल रहा हूं प्राइमरी डोज,
आप बार बार बोल रहे हो बूस्टर डोज। जी बच्चे बिल्कुल, मैं बूस्टर डोज भी बोल रहा हूं। तो सर इन दोनों में फर्क क्या है? जी हाँ, अभी बता देते हैं बच्चे। देखो बिल्कुल, लेट्स फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके से समझना है इसको। भाई एक बात बताइए मेरे को, जब घर पे आप लोग रहते हैं तो आपको शाम के शाम या सुबह के टाइम पे आपको क्या जरूरत पड़ता है? दूध पीने की जरूरत पड़ती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दूध नहीं मिलेगा तो वो रोते रहते हैं। जैसे ही दूध मिलता है वैसे उनको ताकत मिलती है। तो कुल मिला के आपने क्या किया है, बच्चे को क्या दे दिया? मिल्क दे दिया। अब इस मिल्क ने क्या किया है? बच्चे को पावर दी है। ये पावर जो दी है, कुल मिला के ये जो दूध दिया गया है बच्चे को, ये पावर दी है। पावर क्या करेगी? बीमारियों से लड़ेगी। तो कुल मिला के बच्चे में इसने क्या किया? इम्यूनिटी बनाई है। दैट क्लियर और नॉट? तो आपने दूध जब स्टार्टिंग में प्लेन दूध पिलाया तो इसने क्या किया? आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बना दी है, पावर दे दी आपको। अगर आपने इस दूध के अंदर, मिल्क के अंदर अगर आपने बॉर्नवीटा मिला दिया है, बॉर्नवीटा मिला दिया है बच्चे, ध्यान रखना है, गौर से समझना। प्लेन दूध पिलाया, इम्यूनिटी मिल गई, इम्यूनिटी मिल गई, रोगों से लड़ेगा, पावर मिल गई। आपने इस मिल्क में बॉर्नवीटा मिला दिया। अब ये बॉर्नवीटा क्या करेगा? और ज्यादा ताकत देगा। तो ये क्या कर सकता है? और ज्यादा पावर देगा। अगर पावर और ज्यादा होगी तो और ज्यादा अच्छे से आपकी बॉडी को क्या मिलेगी? इम्यूनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसको मैं बोल सकता हूं मोर इम्यूनिटी। तो ये जो मोर इम्यूनिटी देने का काम मिल्क के साथ में जो आपने बॉर्नवीटा मिलाया है, ये आपका कहलाएगा बूस्टर डोज, जो आपकी इम्यूनिटी में 4 चांद लगा देता है, इम्यूनिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है। उसको बूस्टर डोज बोला जाता है बच्चे। और ऐसा डोज जो आपको इम्यूनिटी देता है वो कहलाता है प्राइमरी डोज। अब आपने क्या किया है? प्राइमरी डोज में क्या किया है? ऐड किया है, तब जाके वो क्या बना है? बूस्टर डोज बना है बच्चे। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। तो प्राइमरी डोज क्या होता है? दैट इंप्रूव या फिर मैं बोल सकता हूं बूस्ट इम्यूनिटी ऑफ क्लाइंट। ऐसा डोज जो आपके क्लाइंट की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर मैं बूस्टर डोज की बात करूं, दैट इंप्रूव बोल सकता हूं, सेम चीज लिख रहा हूं मैं यहां पे, इंप्रूव या फिर बूस्ट, दैट मोर इंप्रूव लिखिएगा इसको, एक्चुअली मोर इंप्रूव, क्योंकि ये ज्यादा क्या कर रहा है? आपको इम्यूनिटी को और ज्यादा क्या कर रहा है? ये बूस्ट कर रहा है। दैट मोर इंप्रूव या फिर बोल सकते हो आप मोर बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ क्लाइंट की इम्यूनिटी को और ज्यादा क्या कर रहा है? ये बूस्ट कर रहा है बच्चे। तो ये क्या हो गया है? बूस्टर डोज हो गया है। आई होप आपको प्राइमरी और बूस्टर डोज के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये तो था इम्यूनाइजेशन चार्ट। अब इम्यूनाइजेशन चार्ट में आपने सारी चीजें पढ़ ली है बच्चे। सारी चीजें जब आप इम्यूनाइजेशन चार्ट में पढ़ लेते हो तो कुल मिला के कुछ ऐसी वैक्सीन हैं जैसे आपकी बीसीजी। अब आपको पता है ये कितना हॉट टॉपिक है बीसीजी वैक्सीन का। यहां से 110% क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, चाहे से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का पेपर हो, चाहे से वो नर्सिंग अधिकारी का पेपर हो। इसलिए पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में डिटेल से जानना आपको बहुत जरूरी है बच्चे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन के बारे में मैं सबसे पहले अगर बात करूं बच्चे, तो आप सब लोगों की सबसे फेवरेट वैक्सीन वो है आपकी बीसीजी वैक्सीन। और बीसीजी वैक्सीन की अगर बात करी जाए तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि बीसीजी वैक्सीन को फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे। यहां मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो देखो बीसीजी जो वैक्सीन है, इसमें बी से जो मतलब निकलता है वो है आपका बैसिलस, सी और जी का मतलब होता है कालमेटे एंड ग्यूरिन। तो कुल मिला के इसका मतलब होता है बैसिलस कालमेटे बच्चे ग्यूरिन बैसिलस कालमेटे ग्यूरिन, इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। चलो सर आप बोल रहे हो कि बैसिलस कालमेटे ग्यूरिन होती है, समझ में आ रहा है, लेकिन इसका मतलब तो होगा कुछ, इसको ऐसा ही नाम क्यों दिया? तो बच्चे समझिए, ऐसे तुक्के में नाम नहीं दिए जाते हैं। आप यूं मत समझिए कि मेरा नाम
आरडी सर रख दिया ऐसे तुक्के में रख दिया, नहीं, कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण रहा है। तो उसी प्रकार से बीसीजी का भी बहुत बड़ा कारण ये था कि ये जो बेसिलस है, ये बेसिलस एक्चुअली में बेसिलस नहीं, ये बैक्टीरिया है बच्चे। और ये बैक्टीरिया कौन सा है मैं डिस्कस करके आगे बताता हूं आपको। बैक्टीरिया है या फिर आप बोल सकते हो इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बच्चे ध्यान रखना है। अब ये जो कालमेटे और ये जो ग्योरिन है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये इंसान है, ये पर्सन है। ऐसे पर्सन हु डिस्कवर वैक्सीन, डिस्कवर बीसीजी वैक्सीन, जिन्होंने बीसीजी वैक्सीन को डिस्कवर किया है, ये वही व्यक्ति हैं बच्चे। तो कुल मिला के आपको एक क्वेश्चन यहां से ये भी क्लियर हो रहा होगा कि बीसीजी वैक्सीन को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया। तो आपका आंसर होना चाहिए ग्योरिन और आपका कालमेटे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना। हु डिस्कवर, क्वेश्चन लिखिएगा बच्चे, हु डिस्कवर बीसीजी वैक्सीन। तो आपका आंसर आप सब लोगों को पता है, सिंपल सा आंसर ये है बच्चे। कौन कौन है भाई, कालमेटे हैं और साथ ही साथ में कौन है, ग्योरिन है, ग्योरिन है बच्चे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लेता है और ये इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर पूछने की संभावनाएं होती हैं सीएचओ अधिकारियों के पेपर में, समुदाय के स्वास्थ्य अधिकारियों के पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इसलिए सीएचओ साहब इसको याद करके जाना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो ये बैक्टीरिया के बारे में। अब यहां से ये भी सवाल आ रहा होगा कि आपने बोला था सर ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ध्यान रखना बच्चे, बीसीजी जो वैक्सीन है वो बैक्टीरिया से बनी होती है। इसलिए आपको पता है कोई भी वैक्सीन, जिस आपको रिसेंट लेक्चर्स में मैंने बताया है कि कोई भी वैक्सीन की बात कर लीजिए, सभी की सभी वैक्सीन इम्यून बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं। मतलब आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनवायरमेंट में बने हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही सीधे सीधे ये वैक्सीन बनी होती है। इतना आपको समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीसीजी वैक्सीन कैसी है, तो स्टार मार्क करके यहां पहली चीज तो ये लिखिएगा बीसीजी के बारे में कि इट इज लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, एटीन्यूएटेड वैक्सीन बच्चे। और एटीन्यूएटेड वैक्सीन क्यों बोला है आप लोगों को पता है। लाइव का मतलब होता है जिंदा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जिंदे को ही आपने बॉडी में ट्रांसफर किया है, लेकिन कैसा है वो, एटीन्यूएटेड है। मैंने आपको रिसेंट क्लास में बताया था एटीन्यूएशन का मतलब कि आपका जो बैक्टीरिया वायरस है उसके विरुलेंट पार्ट को अगर आपने रिमूव कर दिया और अब आपने उस जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल दिया, तो वो एटीन्यूएटेड वायरस है या बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, यस और नो, यस। तो ध्यान रखना है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। यस, मैं बात कर रहा था यहाँ बच्चे बैक्टीरिया के बारे में। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया होता है बच्चे, ये बैक्टीरिया कौन सा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सिंपल सा आपको लिखना है बीसीजी मेड अप ऑफ माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम बोविस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बैक्टीरिया कौन सा है, वो यही है, माइकोबैक्टीरियम बोविस। तो साहब आपको एक चीज तो समझ में आई होगी कि जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम बोविस। इज दैट क्लियर और नॉट, यस। बिल्कुल ध्यान रखना है, ये माइकोबैक्टीरियम बोविस कहां से लिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चे। ये माइकोबैक्टीरियम बोविस जो है इन्फेक्टेड काऊ से लिया है, ध्यान रखना है। इन्फेक्टेड काऊ से इस माइकोबैक्टीरियम बोविस को लिया है, सेपरेट करके इसको बाहर निकाला है। ध्यान रखना है, इन्फेक्टेड काऊ में माइकोबैक्टीरियम जो बोविस है ये देखा गया ऐसे काऊ में जो इन्फेक्टेड थी इस वायरस से, तो वहां से इसको क्या किया गया है, माइकोबैक्टीरियम बोविस को सेपरेट किया गया है बच्चे। सेपरेट किया गया है कहां से, इन्फेक्टेड काऊ से। किसको किया गया है, माइकोबैक्टीरियम बोविस को। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो बीसीजी की वैक्सीन है उसको डिस्कवर कब किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। बीसीजी वैक्सीन या फिर इट इज डिस्कवर, यस देखिएगा बच्चे, इट इज डिस्कवर्ड
इन 1921 में आपका जो कार्लमेटे और ग्यूरिन है, इन्होंने इसको क्या कर दिया था बच्चे, डिस्कवर कर दिया था। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां से शुरू होते हैं, देखो आपके नॉर्सेट लेवल और आपके सीएचओ के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। आपकी जो बीसीजी वैक्सीन है, हमेशा हमेशा ध्यान रखना अबाउट बीसीजी वैक्सीन, यहां आपको नेक्स्ट अबाउट बीसीजी वैक्सीन, सिंपल ध्यान रखिएगा। अबाउट बीसीजी वैक्सीन की बात करें तो ये जो आपकी बीसीजी वैक्सीन है, ऑलवेज, पहली बात तो आपको समझ में आनी चाहिए, ऑलवेज कम इन पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म में आती है बच्चे, ये ध्यान रखना है। या तो पाउडर फॉर्म आएगा आपके सामने, या फिर आ सकता है ड्राइड फॉर्म। ड्राइड का मतलब क्या होता है, सूखा, और सूखे का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं ये क्या है, पाउडर फॉर्म में ही आती है। पहली चीज तो आपके सामने क्लियर। दूसरी बात ये पूछा जाता है कि अगर ये पाउडर फॉर्म में आती है तो इसको डाइल्यूट किस में किया जाता है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो डाइल्यूट इन, किस में डाइल्यूट किया जाएगा बच्चे, वेरी सिंपल, ध्यान रखना, मैंने आपको रिसेंट पहले भी बताया, एनएस के साथ में इसको डाइल्यूट किया जाता है। और एनएस का मतलब होता है बच्चे नॉर्मल सलाइन। क्या होता है बच्चे, नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट अगर आपसे बात कर ली जाए, अगर यहां नॉर्मल सलाइन आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिलता है बच्चे, तो आपको कहीं ना कहीं सोडियम क्लोराइड भी देखने को मिल सकता है, सोडियम क्लोराइड देखने को मिल सकता है बच्चे, ध्यान रखना है। तो कुल मिला के जो आपका NS होता है, इस NS में NaCl देखने को मिलता है, NaCl, और Na किसका आपका सिंबल है, तो आपके सोडियम को Na बोला जाता है, क्लोराइड को Cl बोला जाता है, इसलिए NaCl भी ऑप्शन में आता है। तो एक ही बात है, इतना आप समझ रहे होंगे, इतना आप समझदार भी हैं, क्योंकि अधिकारी बनने जा रहे हो तो इतनी तो आपने समझ होनी चाहिए। यहां मैं बात कर रहा हूं NS की, तो NS को क्या बोला जाता है, नॉर्मल सलाइन बच्चे, ध्यान रखना है, नॉर्मल सलाइन या सोडियम क्लोराइड आ सकता है, क्योंकि NS के अंदर सोडियम क्लोराइड देखने को मिलता है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है कि आप डाइल्यूट तो कर रहे हो NS में, लेकिन NS का अमाउंट कितना लेना है, अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूएंट यूज, ध्यान रखना है बच्चे, 1 ml आपको NS लेना है। कब, जब आपको BCG वैक्सीन को डाइल्यूट करना है तो 1 ml है बच्चे, ये 1 ml, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है नॉर्सेट बच्चों, ध्यान रखना, एम्स वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं यहां BCG वैक्सीन के बारे में, तो आपसे पूछा जाता है बच्चे डोज के बारे में, क्योंकि आपने बेसिकली BCG वैक्सीन को क्या किया है, डाइल्यूट किया है। अगर अब यहां से पूछ लिया जाए कि आपको BCG का डोज कितना लगाना होता है, अब ये फिर से इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आ जाती है बच्चे। पहली बात तो BCG का जो डोज लगता है बच्चे, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BCG का जो डोज लगता है बर्थ से, बच्चे के बर्थ टू 1 ईयर ऑफ एज तक क्या होता है, ये BCG का वैक्सीन लग सकता है। पहली चीज तो आपको क्लियर हुई होगी आई हो। तो आपको जन्म के तुरंत बाद नहीं भी लगवाओगे तो भी आपको 1 साल तक का टाइम मिलता है। अब यहां 2 चीजें आपसे पूछी जाती हैं बार बार, अगर आपने जन्म से, बर्थ से, अगर जो वैक्सीन आपने लगाई है वो 1 मंथ तक लगाई है बच्चे, बर्थ टू 1 मंथ के बीच में लगाई है बच्चे, तो आपको BCG का जो डोज देना रहेगा 0.05 ml देना रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहली चीज क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर मैं सेकंड बात करूं तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 1 मंथ से, क्योंकि मैंने बोला बर्थ से 1 साल, तो अभी तो 1 महीने की ही बात करी है मैंने, तो अब 1 महीने से अगर 1 साल तक अगर आपको BCG वैक्सीन देनी है बच्चे को, तो अब आपको 0.05 ml से काम नहीं चलेगा बच्चे, अब आपको डोज बढ़ाने की जरूरत है, 0.1 ml आपको BCG का डोज देना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है और आगे भी आपको पूछे जाने की बहुत संभावनाएं हैं, डोज से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो इतना भी समझ में आ गया, डोज भी अगर पूछ लिया जाता है तो आपको समझ में आ जाता है। यहां से अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए बच्चे कि अगर कोई बच्चा आपके इम्यूनाइजेशन सेंटर पे
आता है और वो बच्चा कैसा होता है, बच्चा होता है 27 दिन का बच्चा होता है। यहां क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, देखो बच्चों, इफ 27 days old child come at immunization center for BCG vaccine, then as a community nursing officer, community हेल्थ ऑफिसर लिखो इसको, एक्चुअली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर लिखना पड़ेगा बच्चों, तभी तो जाके CHO बन पाएगा, पूरा CHO बना देते हैं। ये लो, एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ध्यान रखना है, if 27-year-old child come at immunization center for BCG vaccine, then a community health officer provide how much dose to that child of BCG। ऐसे में BCG का आप बच्चे को कितना डोज दोगे, कब, जब बच्चा कितने साल का आ रहा है आपके सामने, 27 साल का। क्वेश्चन सिंपल यही बोलना चाह रहा है कि एक 27 दिन का, सॉरी 27 साल नहीं, 27 दिन का अगर बच्चा आपके इम्यूनाइजेशन सेंटर पे आता है BCG वैक्सीन लेने के लिए, तो ऐसे में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अगर आप वहां पे पोस्टेड हैं तो आप बच्चे को BCG का कितना डोज देंगे। तो यहां बच्चे, मैंने अभी बोला है आपको, अगर आपका, यहां मैं इस क्वेश्चन को इधर बनाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, ये देखो यहां मैं समझा रहा हूं, अगर इसके ऑप्शन में आपको देखने को मिलते हैं, यस, पहला ऑप्शन आ रहा है ए ऑप्शन 0.5 ml, बी ऑप्शन में आपके सामने आता है 0.05 ml, सी ऑप्शन आपके सामने आता है 0.1 ml, और आपके सामने जो डी ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है बच्चे, ध्यान रखना, 0.005 ml। तो आप आंसर क्या करेंगे, देखो अभी मैंने आपको बोला है कि अगर बच्चा जन्म से 1 मंथ तक वैक्सीन लेता है BCG की, तो उसको जो डोज लगती है 0.05 ml लगती है। अब यहां क्वेश्चन में दिया है 27 दिन का बच्चा, 27 डेज ओल्ड बच्चा मिला है आपको, 27 डेज ओल्ड बच्चा मिला है, तो ऐसे में क्या 1 महीने का हो गया क्या, वो नहीं, तो आपको जो वैक्सीन का डोज देना है बच्चे, वो देना है 0.5 ml। ध्यान रखना है, ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है यूपी CHO के एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभार आपसे पूछ लिए जाते हैं। आई होप इतना आपको डोज के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट BCG वैक्सीन की बात करते हैं कि BCG वैक्सीन को एडमिनिस्टर कैसे करते हैं। यहां मैं बात कर रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन। बच्चे BCG वैक्सीन को एडमिनिस्टर कैसे करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां बात करी जाती है BCG वैक्सीन को एडमिनिस्टर कैसे करना है, तो यहां सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं, ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज का यूज किया जाता है। ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज आपको क्या करनी रहती है, यहां पे यूज करनी रहती है बच्चे। अगर आपको BCG का टीका लगाना है तो ऑलवेज यूज ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज। अब ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज के बारे में भी आपसे साइज से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने साइज की होती है ये, तो ध्यान रखना है 26 गेज की यूज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 26 गेज का आपका ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज जो होता है उसको BCG वैक्सीन लगाने के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये जो आपकी वैक्सीन होती है ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए आती है मेनली। आई होप इतना आप समझ पा रहे होंगे। यहां ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज ली है। दूसरी बात यह आती है कि आपको प्रॉपर साइट कौन सी यूज करनी है, तो साइट से अगर बात करी जाए तो साइट मैंने अभी बोला है कि लेफ्ट अपर आर्म का क्या करना होता है, आपको यूज करना होता है बच्चे, लेफ्ट अपर आर्म यूज करना होता है। लेफ्ट अपर आर्म इसलिए यूज करना होता है क्योंकि आप जल्दी से डोमिनेंट हैंड का यूज नहीं करते हैं, डोमिनेंट हैंड का यूज नहीं करते हैं, ऐसा आपकी जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसकी इसका जो चार्ट बना है उसकी गाइडलाइंस में ऐसा बताया गया है।
और वही चीजें फॉलो करी जाती हैं। एक्चुअली डोमिनेंट हैंड से क्या होता है, बच्चा काम करता है उसका ज्यादा यूज करता है तो इसलिए लेफ्ट आर्म में लगाते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा एक लॉजिकल सा एक इसका रेशनल बताया गया है। बाकी टोटली इट इज गिवन कि आपके जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें बताया गया है कि साइट आपको लेफ्ट अपर आर्म ही यूज करनी है। अब आपसे पूछा जाता है नेक्स्ट बात, रूट कौन सा यूज करना है, तो रूट अभी मैंने बोला है आपको इंट्राडर्मल रूट दिया जाता है, इंट्राडर्मल रूट से इस वैक्सीन को दिया जाता है, आईडी बोला जाता है इसको बच्चे। इतना आपको समझ में आ चुका है बच्चे। आई थिंक नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं यहां, और मैं बात करता हूं बीसीजी वैक्सीन के बारे में कि आपकी जो बीसीजी वैक्सीन है उसको कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना है बीसीजी वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं बच्चे। बहुत जरूरी है ये जान लेना। नेक्स्ट उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि देखो 2 बातें मैं आपको कान खोल के सुन लीजिएगा बच्चा, पूरा अटेंशन यहां होना चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं दोनों की दोनों, और ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन क्या बनता है ये मेरी बात कान खोल के सुन लीजिएगा, गौर से समझिएगा बच्चे, कि अगर आपने किसी बीसीजी वैक्सीन को, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में आती है, अब जब पाउडर फॉर्म में आती है तो आपको बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट करने की जरूरत होती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपने जब उसको डाइल्यूट कर लिया है तो डाइल्यूट करने के बाद में कितने टाइम तक आप उस वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आया कि बीसीजी को डाइल्यूट करने के बाद कितने टाइम तक उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको यह पूछा जाता है कि जब आप बीसीजी वैक्सीन को आपने बोल दिया कि साहब कुछ टाइम पीरियड है उसके अंदर आपको यूज करना है, अब नहीं यूज करना है, कब नहीं करना है, तो जब नहीं यूज करना है तो कुल मिला के उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको बीसीजी का वैक्सीन जो होता है, वाइल जो होता है, उसको डिस्कार्ड कब करना होता है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला तो ये पूछा जाता है कि आफ्टर डाइल्यूशन यूज ऑफ वैक्सीन, मैक्सिमम यूज लिखना, मैक्सिमम यूज ऑफ बीसीजी वैक्सीन वाइल, बीसीजी वैक्सीन वाइल, यस देखिएगा, बीसीजी वैक्सीन वाइल मैक्सिमम यूज ऑफ बीसीजी वैक्सीन वाइल आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद में आप बीसीजी के वैक्सीन वाइल को कब तक यूज कर सकते हैं बच्चे। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, 3 से 4 घंटे तक आप इसको यूज कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये नोट सेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं बच्चे। हो सकता है सीएचओ में भी कभी ये क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो आपको कभी इन चीजों को भूलना नहीं है। ये बिल्कुल आपको करेक्ट डेटा दे रहा हूं बच्चे, मैं बिल्कुल करेक्ट डेटा दे रहा हूं मैं। 3 से 4 घंटे से ज्यादा आप उसको यूज नहीं करेंगे। तो डिस्कार्ड कब कर सकते हैं, ध्यान रखना है, डिस्कार्ड आफ्टर, कितने देर बाद में उसको डिस्कार्ड करेंगे। अब यहां बात मेरी गौर से सुन लीजिएगा, जनरली इसका टाइमिंग बताया जाता है 6 आवर्स। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक्चुअली ये 6 आवर क्यों बताया जाता है, तो ध्यान रखना है, जब भी आपकी ड्यूटी लगती है, जब भी आपके ड्यूटी आवर्स की बात आती है, तो मैक्सिमम आप जो ड्यूटी करते हैं वो 6 घंटे की ड्यूटी करते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 8 से 2, 2 से 8 और 8 से 8 इस तरीके की 3 शिफ्ट चलती है। उसके अलावा एक जनरल शिफ्ट चलती है, वो आपके सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक चलती है। दैट इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, अगर आपकी ड्यूटी मॉर्निंग लगी है और आपने वहां पे वैक्सीनेशन सेंटर पे काम करने को बोला गया है आपको, तो ऐसे में आपने क्या किया है, जैसे ही गए वैसे आपने एक बीसीजी का वैक्सीन लिया और उसको आपने नॉर्मल सलाइन के साथ में डाइल्यूट कर लिया। अब आपको पता है कि मैं उसको यूज कर सकती हूं या कर सकता हूं 3 से 4 घंटे के लिए। अब आपको यह भी पता है कि मुझे उसको डिस्कार्ड करना है, क्योंकि देखो वैक्सीन सेंटर्स में क्या रहता है, रस थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो ऐसे में
ये स्टैंडर्ड टाइमिंग 6 घंटे का इसलिए बताया गया कि जब आप ड्यूटी करके आप घर जा रहे होंगे, ड्यूटी ऑफ करके जब जा रहे होंगे, जब आपकी शिफ्ट चेंज होती है, तब आपको इस वैक्सीन को क्या करना है, डिस्कार्ड करके जाना है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ड्यूटी में जो आपके सामने नर्सिंग ऑफिसर या फिर कोई भी आपका जो भी वर्कर को वर्कर जो भी आपका साथ में काम करने वाला आएगा, तो उसको थोड़ी पता होगा आपने कब इसको डाइल्यूट किया है। तो ऐसे में आपने अगर डाइल्यूट किया है तो वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको क्या करके जाइए बच्चे, डिस्कार्ड करके जाइए। इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में बात करता हूं बच्चे, ये तो थे कुछ स्पेशल पॉइंट और इनको नोट बना के दोनों को लिख लीजिएगा बच्चे, बहुत जरूरी है आप लोगों के समझने के लिए। सो ध्यान रखना, ये बीसीजी वैक्सीन के बारे में मैं बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट अगर बात करी जाए बीसीजी वैक्सीन के बारे में, तो ध्यान रखना है, यहां से फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन आप हमें एक चीज जरूर बताइए कि ये जो बीसीजी वैक्सीन दी है ये किस बीमारी के लिए दे रहे हो, इतना तो बताइए। तो ध्यान रखना है, बीसीजी जो वैक्सीन है आपके ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी होती है टीबी, उसके लिए दी जाती है। लेकिन मोर इंपोर्टेंट थिंग ये है कि बीसीजी जो वैक्सीन है ये कभी भी आपके लंग्स की टीबी को प्रिवेंट नहीं करती है, लंग्स की टीबी के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप नहीं करती है। तो कौन सी डिजीज के अगेंस्ट में करती है, कौन सी टीबी के? तो ध्यान रखना है एक्स्ट्रा पल्मोनरी, अदर देन लंग्स टीबी के, ये सारी जितनी भी टीबी हैं उनके अगेंस्ट में इम्यूनिटी आपकी बॉडी में क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, आपकी बॉडी को प्रिवेंट करती है टीबी नामक बीमारी से। लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी, समझ रहे हैं मेरी बात को, यस और नो? तो यहां ध्यान रखना है, बीसीजी ओनली प्रिवेंट, बीसीजी ओनली प्रिवेंट फ्रॉम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है। यहां एक चीज जरूर बना के लिखिएगा, नोट बना के, नेवर प्रिवेंट फ्रॉम पल्मोनरी टीबी। चीजें क्लियर हुई होंगी बच्चे? पल्मोनरी टीबी को ये कभी भी क्या नहीं करती है, प्रिवेंट नहीं करती है। इसको नोट बना के जितना भी नोट बनाना है, जितना इंपॉर्टेंट बनाना है लिख लीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लिए इसलिए बनाई गई है क्योंकि ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो टीबी होती है ये मोर फेटल होती है कंपेरेटिव टू आपके लंग्स वाली टीबी, पल्मोनरी टीबी। मोर फेटल का मतलब होता है बच्चे ये बहुत ज्यादा घातक होती है। आपकी जो टीबी आपके लंग्स के अलावा जो टीबी देखने को मिलती है आपकी बॉडी में, वो ज्यादा घातक होती है। इसलिए बीसीजी वैक्सीन ये जो ज्यादा सीवियर बीमारियां हैं आपकी टीबी की, एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो टीबी है, इसमें मान लीजिए जैसे आपके स्पाइन का टीबी है, उसको पोर्ट्स डिजीज के नाम से जानते हो, आपके यूट्रस का टीबी है, तो ये जो टीबी है, ब्रेन का टीबी है, तो ये टीबी जो है ये ज्यादा घातक होती हैं। इसलिए जो ज्यादा फेटल कंडीशन है, जो ज्यादा फेटल आपकी ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है, उस बीमारी के अगेंस्ट में ये क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। अब बात ये आती है कि सर समझ में आ गई हमें चीजें कि हाँ ठीक है कि बीसीजी वैक्सीन एक्स्ट्रा पल्मोनरी के अगेंस्ट में आपको देती है, लेकिन कब तक देगी? ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्रिवेंट डिजीज, या फिर आपसे सीधी बात बोल ली जाए, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी बच्चे, ये कब तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना है 15 साल से 20 साल तक की उम्र तक आपको ये टीबी के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देती है बीसीजी की वैक्सीन। आई होप आप इतना समझ पा रहे होंगे मेरे बच्चे। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ध्यान रखना है, बीसीजी की जो वैक्सीन है 15 से 20 साल तक आपको एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो टीबी है उसके अगेंस्ट में आपको क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से समझ लीजिएगा, नेक्स्ट में बात करने जा रहा हूं। अब बात करी है कि हमने बीसीजी की वैक्सीन दे तो दी है, लेकिन ये जो बीसीजी की वैक्सीन दी है, अब इसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन आता है
वो क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि देखो आप एक कम्युनिटी में रहते हैं बच्चे, और कम्युनिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है, या फिर छोटे बच्चे के बारे में अगर पूछ लिया जाए आपको घर पे कि आप इस बच्चे को देख के मुझे बताइए कि इस बच्चे को वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ बीसीजी का, तब आपके दिमाग में एक बात जरूर आती है कि क्योंकि ये लेफ्ट अपर आर्म पे लगी थी, तो वहां पे आपको इतना समझ में जरूर आता है कि बच्चे जब लेफ्ट आर्म पे लगती है अपर आर्म पे, तो वहां आपके ये एक निशान बना के जाती है, उस निशान को स्कार बोल दिया जाता है बच्चे। अब बात यह आती है कि ये स्कार कैसे बनता है। इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बच्चे, और इसके बारे में अक्सर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन अब मेरा दावा यह है आप लोगों से कि अगर इस लेक्चर को देख लेंगे उसके बाद में आपका स्कार का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं रहेगा। बच्चे देखिएगा स्कार कैसे बनता है, ध्यान रखना है। मैं बोल रहा हूं कि आफ्टर वैक्सीन स्कार का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्कार फॉर्मेशन। यस बच्चे ध्यान रखना है, गौर से समझ लेना है। देखो इधर मैं आपसे को डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूं बच्चे। देखो यहां से देखो, सीधी सी बात है, जब आप वैक्सीन लगाते हैं, जब आप बीसीजी की वैक्सीन लेते हैं, तो बीसीजी की जब वैक्सीन लेते हैं तो तुरंत वहां पे जब सॉल्यूशन डाल दिया जाता है आपकी इंट्राडर्मल, ध्यान रखना है, डर्मिस लेयर में, तो यहां क्या बन जाता है कि एलिवेशन बन जाता है, एलिवेशन बन जाता है बच्चे। गौर से समझ लीजिएगा मेरी बात को। एलिवेशन बनता है कब बनता है, जब आप बीसीजी की वैक्सीन ले रहे होते हैं इंजेक्शन से, ट्यूबरकुलिन सिरिंज से, तब यहां पे एलिवेशन बनता है। इसी एलिवेशन से स्कार का फॉर्मेशन होता है बच्चे। तो ये एलिवेशन कब बना, एट द टाइम ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिएगा इतना हमें समझ में आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। जब ये एलिवेशन बनता है तो ये एलिवेशन धीरे धीरे बढ़ता है, और बढ़ के यहां एक ये एलिवेशन बढ़ के बिल्कुल ध्यान रखना एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसको पेप्यूल बोला जाता है बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बात होती है कि ये एलिवेशन के कितने दिन में पेप्यूल बनता है, तो ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी भी आपको टकरा सकता है बच्चे। तो 2 to 3 वीक्स पे क्या होता है, ये आपका पेप्यूल बनने को देखने को मिलता है आपको स्किन पे जहां वैक्सीन लगी है। इज दैट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, जब ये पेप्यूल बन जाता है तो इंपॉर्टेंट बात ये है, अब ये पेप्यूल जब बन गया तो ये पेप्यूल क्या होता है, धीरे धीरे अपनी साइज में बढ़ता है। और आपको पता होगा बच्चे, जब किसी भी बलून में आप ज्यादा एयर पुश करते जाते हो उसका साइज बढ़ता जाता है, और वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो बलून जो है ज्यादा एयर पुश करने से वो बलून आपका क्या हो जाता है, फट जाता है, रप्चर हो जाता है। सेम कंडीशन आपके पेप्यूल की होती है, जैसे जैसे साइज बढ़ा, कुल मिला के यहां मैं लिख सकता हूं इंक्रीज साइज। जब साइज बढ़ता जाएगा तो एकदम से ये क्या हो सकता है बच्चे, ये फट सकता है, और फटेगा तो क्या होगा, ये रप्चर होगा बच्चे। और जैसे ही रप्चर हुआ वैसे ही आपके लिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये बनता है कि आपका जो पेप्यूल है ये रप्चर कितने वीक्स पे हो जाता है बच्चे। तो ध्यान रखना, 5 से 6 वीक पे ये आपका जो पेप्यूल है वो रप्चर हो जाता है। अब जैसे ही रप्चर होता है, आपको पता है क्योंकि पेप्यूल के अंदर फ्लूइड भरा था, अब ये फ्लूइड सारा का सारा यहां क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है बच्चे। अब जैसे फ्लूइड बाहर निकलेगा, निकलने के बाद में आपकी स्किन पे आपको पता है कि अब क्या बन जाएगा, ये वुंड बन जाएगा, ओपन वुंड बन जाएगा। अब आपको एक बात ये भी पता है कि जब जब वुंड बने हैं तब तब बॉडी ने रिएक्ट किया है और इन वुंड्स को हील करने का काम किया है। तो यहां प्रोसेस शुरू हो जाती है, हीलिंग की प्रोसेस बच्चे। और जैसे ही ये पेप्यूल हील होने लगता है तो धीरे धीरे ये बना लेता है आपके बॉडी पे स्कार। कुल मिला के यहां जाके स्कार का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है बच्चे। और इस प्रोसेस में लगभग आपको जो टाइम लगता है 8 से 12 वीक का समय लग जाता है बच्चे।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान रख लेना, इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आफ्टर बीसीजी का वैक्सीन के आपकी बॉडी पे स्कार फॉर्मेशन होने में कितना टाइम लगता है। बच्चे ध्यान रखना, एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो 8 से 12 वीक। बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे बच्चे इसमें, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ये 8 से 12 वीक तक कंप्लीट स्कार बन जाता है। आई होप इतना आप समझ पा रहे होंगे। चलो स्कार बन गया सर, हमें समझ में आ गई बात। तो यहां एक चीज और आपको ध्यान रख लेना है, जब बात आती है कि ये जो स्कार बना है बच्चे, तो ये स्कार, तो पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये स्कार जो बनता है कुछ इस तरीके का स्कार बनता है मेरे बच्चे। यहां देखिएगा, ये स्कार जो बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, आपको स्क्रीन पे समझ में आ रहा होगा। यहां मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, बच्चे गौर से समझ लीजिएगा। यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखो, ये जो आपका निशान बना हुआ है, ये जो आपके बॉडी के ऊपर मार्क बना हुआ है, ये और कुछ नहीं है, ये एक्चुअली में ये क्या है, आपका स्कार है। और ये कब बनता है, आफ्टर बीसीजी वैक्सीन। आप अपनी लेफ्ट आर्म पे चेक कर लीजिएगा, लेफ्ट अपर आर्म पे ये आपको इस तरीके का स्कार मार्क मिलता है। टोटल टाइम जो लगता है इसको 8 से 12 वीक्स का समय लग जाता है। जिस दिन से वैक्सीन लगाई है उसके 12 वीक में ये कंप्लीट स्कार बन जाता है बच्चे की स्किन पे, और इसको इसी से आइडेंटिफाई किया जाता है कि बच्चे को बीसीजी लगा है या नहीं लगा है। आई होप इतना आप समझ पा रहे होंगे बच्चे। अब बात ये आती है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, वो इसके साइज को भी डिफाइन कर देते हैं। वो साइज डिफाइन कर देते हैं कि 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm। बच्चे कभी भी ये स्कार का साइज एक जैसा साइज नहीं रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी स्किन बढ़ती है, स्ट्रेच होती है, तो ये साइज भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइज है कभी भी एक साइज नहीं रहता है। तो ये जो साइज है हमेशा वेरी करता है, और 3 से 8 mm तक ये वेरी करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 3 से 8 mm के बीच में होता है, ध्यान रखना है। मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है, 8 mm बढ़ सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम तो ये हो सकता है 2 mm भी हो, 1 mm भी हो। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है। लेकिन ये वेरी करता है 3 से 8 mm। जब आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, स्किन जब आपकी कंप्लीट आपकी बॉडी की साइज शेप बन जाती है, बढ़ जाती है, तो जब स्किन पूरी आपकी बढ़ चुकी है, साइज जब स्किन का पूरा बढ़ चुका है, आपको पता है कि अब आपकी ग्रोथ स्लो होने जा रही है, तो ऐसे में ये स्कार अब और नहीं बढ़ेगा। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये स्कार का अगर साइज का क्वेश्चन आता है 3 से 8 mm तक होता है बच्चे। जिनका साइज बड़ा होता है, मोटापा ज्यादा होता है, ओबेज पर्सन्स में ये क्या होता है, ज्यादा mm में देखने को मिलेगा साइज। और कुछ थिन पर्सन होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, ऐसे स्मॉल जो पर्सन होते हैं उनमें ये थोड़ा छोटा देखने को मिलता है। आई होप अब आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो बात थी आपके बीसीजी वैक्सीन के स्कार फॉर्मेशन की। अब देखिएगा नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि आपसे एग्जाम में क्या होता है, ये क्वेश्चंस बच्चे बार बार आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल आपको माइंड में रखना है। ये आपके बीसीजी वैक्सीन की बात अभी खत्म नहीं होती है बच्चे, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बेहद जरूरी क्वेश्चन बनते हैं बच्चे। वो क्वेश्चंस क्या हैं, वो क्वेश्चन ये है कि बीसीजी वैक्सीन लगाने के साइड इफेक्ट क्या क्या बच्चे में देखने को मिल सकते हैं बच्चे। यहां मैं बात करता हूं, देखो सबसे पहले जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलता है एब्सेस फॉर्मेशन। अब आपको एक चीज समझना है, एब्सेस का मतलब क्या होता है, एब्सेस का मतलब होता है पस फॉर्म होना, पस का फॉर्म होना देखने को मिल सकता है। कब, जब आपने बीसीजी का वैक्सीन बच्चे को दिया है। तो कैसे बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा पस कैसे फॉर्म हो जाती है। तो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि पस फॉर्मेशन आफ्टर बीसीजी
वैक्सीन एडमिनिस्टर दैट इज द एब्सेस फॉर्मेशन। अब एब्सेस का फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चे समझिएगा गौर से, कि जब आपने बीसीजी वैक्सीन लगाई थी आपको पता है वहां पे क्या बना था, पेप्यूल बना था। अब ये जो पेप्यूल होता है आपको ये भी पता है कि ये धीरे धीरे 5 से 6 वीक पे क्या हो जाता है, ये रप्चर होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये रप्चर होगा तो यहां क्या बनता है बच्चे, यहां ओपन वुंड बनता है। मैंने आपको बताया था कि ओपन वुंड बनने के बाद में वहां हीलिंग की प्रोसेस होती है, और हील अगर नॉर्मली हो जाता है तो वो स्कार बन जाता है। अगर ये प्रॉपरली हील नहीं होता है और इन बिटवीन यहां आपके ओपन वुंड पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं बच्चे, तो ये अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस वुंड में क्या पैदा कर देंगे बच्चे, ये इन्फेक्शन पैदा कर देंगे। और आप लोगों को इतना भी पता है क्योंकि आप सामुदायिक अधिकारी बनने जा रहे हो, स्वास्थ्य अधिकारी, तो बच्चों जब जब इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन की चीजें आपको पता भी है। वुंड में इन्फेक्शन हो रहा है तो ये वुंड के अंदर इन्फेक्शन की वजह से क्या प्रेजेंट हो सकता है, पस प्रेजेंट हो सकता है। तो इसी पस की तो मैं बात कर रहा हूं। एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है, किस तरीके का दिखता है, फिर आपको ये वुंड बच्चे यहां समझने की कोशिश करना है। ये देखिएगा, ये आपका छोटा जो बच्चा है जिसको वैक्सीन दी है और इस वैक्सीन का आपको साइड इफेक्ट देखने को मिला है बच्चे, यहां गौर से समझ लीजिएगा इस बात को। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए बच्चे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है। जब नोट सेट में अपीयर होंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बच्चे बहुत। तो बात यह है कि ये देखो आपने बीसीजी लगाई, बीसीजी का जो पेप्यूल बना वो रप्चर हुआ, रप्चर होने के बाद में यहाँ येलो कलर का सा आपको दिख रहा होगा, ये येलो कलर का जो डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है, एक्चुअली ये पस देखने को मिल रही है। और ये पस कब प्रेजेंट हुई है, ओपन वुंड में आपके कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने यहाँ ग्रो किया है। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं आपको पता है इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन की वजह से यहाँ इस साइट पे ओपन वुंड में क्या पड़ जाती है बच्चे, पस बन जाती है। दैट इज द एब्सेस फॉर्मेशन। आई होप इतना आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट में बात कर लेता हूं बच्चे। नेक्स्ट यहां मैं नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन के बारे में, नेक्स्ट साइड इफेक्ट के बारे में बात करता हूं आपसे। नेक्स्ट जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को बहुत अच्छे से जान लेना है। तो नेक्स्ट क्या है, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट। अब ये लिम्फ नोड एनलार्जमेंट कैसे होगा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। देखिए बच्चे, सिंपल सी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए कि जब भी आपके हैंड पे या आपके किसी भी लेग पे जब आपको कोई फुंसी हो जाती थी तो आपको एक चीज जरूर पता है, फुंसी होती थी हाथ पे, फोर आर्म पे, और दर्द होता था आपके एक्जिला में। तो बच्चे वो जो एक्जिला में दर्द होता था, कहीं ना कहीं आपके जो एक्जिलरी लिम्फ नोड है वहां पे कहीं ना कहीं एनलार्जमेंट देखने को मिला है। लिम्फ नोड्स का जो साइज जो होता था वो वहां पे बढ़ जाता था, और वो बढ़ने के कारण आपको एक्जिला में पेन करता था। अब आपको ये भी पता है कि जब बीसीजी की वैक्सीन आपने लगा दी है क्लाइंट में और बीसीजी का साइड इफेक्ट आपको एब्सेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है या फिर वहां पे इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, ओपन जब वुंड हुआ है, तो आपको पता है अगर लेफ्ट आर्म पे आपने बीसीजी लगाई है तो लेफ्ट साइड की एक्जिला में लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट होता है जो कि पेनफुल होता है बच्चे को। दैट इज द लिम्फ नोड एनलार्जमेंट। सो ध्यान रखना है, इट इज ड्यू टू इन्फेक्शन। इट इज ड्यू टू infection on site, so affected axilla lymph node enlargement seen। ये बात आपको समझ में आई होगी बच्चे, आई होप आप इतना समझ पाए होंगे बच्चे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट बात करता हूं यहां साइड इफेक्ट की बच्चे, तो नेक्स्ट साइड इफेक्ट जो देखने को मिलता है वो है आपका
कीलोइड फॉर्मेशन। कीलोइड फॉर्मेशन कैसे देखने को मिलेगा बच्चे? एक्चुअली कीलोइड फॉर्मेशन का मतलब ये है, देखो कि कीलोइड का मतलब होता है बच्चे गांठ बन जाना, गांठ बनना। और ये गांठ कैसे बनती है बच्चे? ये गांठ ऐसे बनती है क्योंकि जब आपने बीसीजी का वैक्सीन लगाया है तो वहां पे क्या होता है, आपके ग्रेनुलेशन जो टिश्यू होते हैं उनकी ओवर ग्रोथ आउटर साइड में देखने को मिलती है और उसको बोला जाता है कीलोइड फॉर्मेशन। तो सिंपल सी बात है, इट इज ओवर ग्रोथ ऑफ, बहुत सिंपल सी बात है, ओवर ग्रोथ ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, जिससे आपकी बॉडी पे वहां पे उभरा हुआ सा एक गांठ दिखाई देती है बच्चे। यहां ये गांठ इस तरीके की होती है बच्चे, आपको समझ में आ जाएगा, अभी देखिएगा 1 मिनट का टाइम लगेगा। यहां देखिए बच्चे, ये देखो ये क्या है, एक्चुअली में ये क्या है आपका कीलोइड्स। जो बच्चे को आपने वैक्सीन लगाई है तो अब वो वैक्सीन की वजह से वहां बच्चे में क्या देखने को मिल रहा है, टिश्यूज की ओवरग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि आपको डायग्राम में समझ में आ रही होगी बच्चे। ये देखिए आपको सामने स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा कि आपके जो टिश्यू थे वो आउटर साइड में ग्रो कर गए हैं, बाहर की तरफ। समझ पा रहे हैं बच्चे? और ये बाहर क्यों ग्रो किए हैं? क्योंकि इनकी ओवर ग्रोथ हो गई है, बीसीजी वैक्सीन के कारण ओवर ग्रोथ हो गई है और अंदर के जो टिश्यूज हैं वो बाहर की तरफ आ चुके हैं। इट मीन्स ये क्या बन चुका है बच्चे, ये कीलोइड बन चुका है, गांठ बन चुकी है, ये परमानेंट कीलोइड बनते हैं बच्चे। आई होप इस डायग्राम से और ज्यादा आपके सामने पिक्चर क्लियर हुई होगी कीलोइड फॉर्मेशन के बारे में। सो नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट और लास्ट जो आपका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है बच्चे, ये है आपका ओस्टियोमाइलाइटिस। नेक्स्ट मैं साइड इफेक्ट की बात कर रहा हूं बच्चे, ओस्टियोमाइलाइटिस। अब देखो बच्चे, ये ओस्टियोमाइलाइटिस वर्ड से कुछ चीजें तो आपके दिमाग में क्लियर होंगी। पहली बात, जहां जिस वर्ड के एंड में आईटिस लगता है तो एक चीज तो आपको कंफर्म है कि ये क्या है बच्चे, इन्फेक्शन है। अब ये इन्फेक्शन कहां है? ओस्टियो वर्ड का मतलब होता है बच्चे बोन। अगर आपका जो पेप्यूल था वहां पे पस बनी और वहां इन्फेक्शन हुआ, अगर उस इन्फेक्शन को आपने टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो वो इन्फेक्शन धीरे धीरे और अंदर तक डीप तक चला जाता है। और आपको ये पता है क्योंकि आपकी आम के अंदर बोन पाई जाती है, ह्यूमरस बोन। कुल मिला के अगर आपने उसको टाइम से ट्रीट नहीं किया है तो धीरे धीरे वो इन्फेक्शन अंदर की तरफ आगे के टिश्यूज में इन्वेड होता जाता है और वो इन्फेक्शन कहां तक लीड कर जाता है, आपकी बोन तक लीड कर जाता है। दैट मीन्स वो क्या कोज कर देता है बच्चे को, ओस्टियोमाइलाइटिस कोज कर देता है। सो इट इज सिंपल बच्चे, ध्यान रखना है, इट इज ड्यू टू infection that may spread up to bone। आपकी बोन तक ये क्या हो चुका है, स्प्रेड हो चुका है। दैट मीन्स वो क्या है, ओस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन है। सो बच्चे वेरी सिंपल, आपको बीसीजी वैक्सीन के बारे में अब मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आपके माइंड में रहा होगा। बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें आपने देखने को मिली हैं जो आपसे लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब बीसीजी से एक क्वेश्चन और बनता है बच्चे कि यहां मैंने देखो स्टार्टिंग में बच्चे, यहां सिंपल सी मैं बात करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब मैं बीसीजी वैक्सीन के बारे में डिस्कशन आपसे कर रहा था, जब मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा था तो बैक्टीरिया की बात तो मैंने कर ली कि ये माइकोबैक्टीरियम बोविस से क्या तैयार करी गई है वैक्सीन, इतना आपको समझ में आया था। तो यहां से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये और पूछा जाता है बच्चे, तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि जो माइकोबैक्टीरियम बोविस जो है इसकी क्या बहुत सारी स्ट्रेन देखी जाती है, लेकिन बीसीजी जो वैक्सीन है माइकोबैक्टीरियम बोविस की कौन सी स्ट्रेन से बनी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये चीज आपको जरूर ध्यान रख लेना है बच्चे, इसको स्टार मार्क करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो यहां आपको अलग से इसको ब्रैकेट में डाल के लिख लेना है और जितने मर्जी स्टार मार्क कर लेना है। ये सबसे लास्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत बेहद जरूरी है। जो माइकोबैक्टीरियम जो बोविस है, इसकी एक स्ट्रेन है जिसको बोला जाता है दानिश 1331। इस दानिश 1331 से ही आपकी बीसीजी वैक्सीन को तैयार किया गया है। और स्ट्रेन किसकी है? माइकोबैक्टीरियम बोविस की। सो ध्यान रखना, बीसीजी मेड अप ऑफ स्ट्रेन दानिश 1331। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए बात। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहां जाके आपके बीसीजी के जितने भी डाउट्स थे आई थिंक अब आपके क्लियर हो चुके होंगे। ये थी आपकी बीसीजी वैक्सीन बच्चे। अब देखिएगा कुछ और इंपॉर्टेंट वैक्सीन हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक वैक्सीन को जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। हर एक वैक्सीन से क्वेश्चन बनता है बच्चे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपके नर्सिंग फील्ड का। आई होप अब आपको माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। जितना पढ़ाया है आप उसको बार बार पढ़िए, रिपीट करिए, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। इवन आप जब पेपर में अपीयर होंगे या फिर आप पेपर के बाद में जब आप हॉस्पिटल में या फिर किसी भी कम्युनिटी सेंटर में जहां भी आप काम करेंगे, तो ये चीजें सारी की सारी आपको काम आने वाली हैं। वहां भी नहीं तो कम से कम आप कम्युनिटी में रहते हैं, परिवार में बहुत सारे छोटे जो बच्चे होते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं वैक्सीन लगवाने की नीड होती है, और आप एक शिक्षित नर्सिंग अधिकारी हैं। ऐसे में आप लोग आपकी फैमिली के बच्चों को जो होने वाली फेटल जो आपकी बीमारियां हैं उन बीमारियों से बचा सकते हो। ये आपके नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसलिए बच्चे आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में बाकी जो बची हुई वैक्सीन है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ में डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चे, मेहनत करते रहिए और मेहनत करने वाले को फल अवश्य मिलता है। इसी उम्मीद के साथ में मैं आशा करता हूं कि आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके एग्जाम्स जो भी आपका गोल है, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं आपकी मेहनत कहीं ना कहीं एक दिन जरूर रंग लेके आएगी बच्चे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सिलेक्शन आप ही का होगा और होना ही होना है। थैंक यू सो मच।